distinguish between sole trading concern, HUF, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस वीडियो में मैं पांचों के डिस्टिंग्विश एक साथ ले रहा हूं। टोटल 30 पॉइंट्स है। यही पॉइंट्स आप लोग फीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं और यही फीचर्स के पॉइंट्स की मदद से मेरिट्स और लिमिटेशंस बनाए जा सकते हैं, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया है। ये वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल लेवल पे फीचर्स सोल ट्रेडर के, उसका मेरिट लिमिटेशन, ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे ये पांचों के मिल जाएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, इससे आपके 10 क्वेश्चन एक साथ हो जाएंगे। कैसे 10? पहला तो फीचर्स हो जाएगा इसका, सोल ट्रेडिंग, सोल प्रोप्राइटर, HUF, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक, कोऑपरेटिव, ये इंडिविजुअल हो जाएगा। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल ट्रेडिंग HUF पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कंपनी, कंपनी कोऑपरेटिव या सोल ट्रेडिंग पार्टनरशिप, ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आपके करीबन 10, पूरे मिलाकर 10 से 12 क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा। और सबसे बड़ा बोनस इस वीडियो का ऐसा रहेगा कि इस वीडियो के एंड में ये जो 30 पॉइंट्स जो आपके सामने है लर्न करने के लिए, मैंने एक स्टोरी बनाया हुआ है। ये देखो, 30 पॉइंट्स आपके सामने आ रहा है। ये जो 30 पॉइंट्स है लर्न करने के लिए मैंने 3 इडियट्स करके एक मूवी का स्टोरी बनाया है, जिससे 30 के 30 पॉइंट्स विद इन 30 सेकेंड्स आप कर पाओगे। ये मेरा प्रॉमिस है। इस जैसे एक्सप्लेन करूंगा ये 30 पॉइंट्स, उसके बाद ये 3 इडियट्स का स्टोरी शुरू करूंगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोल प्रोप्राइटर या सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलो, HUF, प्रोप्राइटरशिप फर्म या सॉरी पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। नाउ सोल प्रोप्राइटर या तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलो या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो या सोल ट्रेडर बोलो, बात एक ही है। सो मीनिंग क्या है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एक ही मालिक है, सिंगल ओनर, वन ओनर, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर में आएगा, वन मैन शो, एक आदमी है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? पहली बात तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ भारत में है, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप लोग के मन में आएगा कि HUF अमेरिका में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं हिंदूज, लेकिन HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक कायदे से जो दर्जा है ऐसे फैमिली को जो बिजनेस साथ में करता है, साथ में रहता है, बिजनेस करता है और इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होता है। अब ये HUF कैसे बनता है हम धीरे धीरे सीखेंगे जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे। सो ऐसा समझो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक ऐसा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो साथ में रहते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं और हिंदू फैमिली में आते हैं। व्हेन आई से हिंदू फैमिली, जैन, सिख, बुद्धिस्ट भी HUF के पार्ट बन सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैन भी हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन नहीं, उनका अलग लॉ बोर्ड है। कमिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप क्या है? अभी मिस्टर ए बी को ऑफर देता है, क्या आप पार्टनरशिप करोगे? बी एक्सेप्ट करता है। सो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप इस एग्रीमेंट का नतीजा है। दो या ज्यादा लोग जब साथ में आते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। नेक्स्ट, अभी इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और आगे आने वाला है। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है, जो शेयर कैपिटल से बनी है। शेयर कैपिटल के जैसे बिजनेस शुरू करने के लिए कैपिटल लगता है, वैसे कंपनी का कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। इस शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा है जिसको शेयर्स बोलेंगे। जो आदमी शेयर्स खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी का रहता है प्रॉफिट। ठीक है। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे पहचानने का? कोई भी कंपनी के नाम के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड आया तो वो कंपनी है। लेकिन जैसे LIC के अंत में लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंपनी, ऐसे स्टैट्यूटरी कुछ कंपनीज है जिसमें लिमिटेड नाम नहीं डाला तो भी चलता है, बहुत कम है लेकिन ऐसे कंपनीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जो सबसे चारों से जबरदस्त अलग कैसे है, इसका ऑब्जेक्टिव इज सर्विस।
यहाँ पे भी शेयर कैपिटल होता है। यहाँ पे भी जो लोग शेयर्स खरीदते हैं उनको शेयर होल्डर के बजाय मेंबर्स बोलते हैं। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर से पैसा लेता है और उस पैसे से मेंबर्स को सर्विस देता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कमिंग टू द डेफिनेशन, डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है पांचों का। समटाइम नोन एज अ वन मैन बिजनेस, एक ऐसा प्रकार का बिजनेस यूनिट है जहां पे एक आदमी पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है कैपिटल प्रोवाइड करने का, रिस्क बेयर करने का और फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जेल हैंसन। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है? इज अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ पर्सन लीनियरली डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। अभी ये बनता कैसे है एचईएफ? अभी आप बोलोगे मैं हिंदू हूं तो क्या मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म कर सकता हूं? द आंसर इज, क्या आप एचईएफ के डेफिनेशन के दायरे में आते हैं? डेफिनेशन क्या बोलता है? 4 जनरेशन, परदादा, दादा, पिताजी और आप। सो ए परदादा, दादा, पिताजी और आप, चौथा जो जनरेशन है उसने क्या कॉमन प्रॉपर्टी 4 जनरेशन से लीनियरली डिसेंड हुआ है? इफ यस, तो चौथा जनरेशन वाला लड़का एचयूएफ का दर्जा प्राप्त कर सकता है। ये हिंदू लॉ के डेफिनेशन में कहा गया है। और उसमें औरतें भी शामिल हो सकती है, वाइव्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। एक जमाने में एचयूएफ में वुमेन लोग मेंबर्स नहीं बन सकते थे फैमिली के, कायदा बदला और अभी विमेन भी मेंबर्स बन सकते हैं। इस पे डिस्कशन और आगे अच्छे तरीके से होने वाला है। पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक ऐसा प्रकार का रिलेशन है बिटवीन पर्संस जो साथ में आए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। पार्टनरशिप फर्म के दो बड़े क्राइटेरिया, दो मेन क्राइटेरिया है। एक तो नंबर 1 इज प्रॉफिट, नंबर 2 इज कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। यदि ये दो आप कंडीशंस पूरे करते हो तो आप पार्टनरशिप फर्म कहलाओगे। इंडिविजुअल लेवल पे पार्टनर, सबको जोड़ दो तो पार्टनरशिप फर्म। जैसे एक प्लेयर और ग्रुप को टीम बोलते हैं, वैसे एक को पार्टनर और ग्रुप को पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और जिस नाम से फर्म है, फॉर एग्जांपल एबी एंड ब्रदर्स, तो उसको फर्म नेम बोलेंगे। और पार्टनरशिप क्या है? एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट कैसे होता है? ए और बी, ए ने ऑफर दिया बी को, क्या आप पार्टनरशिप करोगे? बी एग्री करता है, सो ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। ये एग्रीमेंट ऑफर और एक्सेप्टेंस से होता है। ए ने ऑफर दिया, बी ने एक्सेप्ट किया पार्टनरशिप करने का, सो दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ। पार्टनरशिप इस एग्रीमेंट का नतीजा है। पार्टनर जो, ये दो को इंडिविजुअली पार्टनर बोलेंगे, दोनों को जोड़ दो तो पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। जिस नाम से ए ब्रदर्स, ए बी ब्रदर्स, तो वो फर्म नेम होगा। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक कंपनी है जो वॉलंटरी एसोसिएशन है, जो खुद से लोग साथ में आते हैं, शेयर कैपिटल के तौर पर कंपनी को पैसा देते हैं। शेयर कैपिटल के छोटे छोटे भाग होते हैं, जैसे 1 लाख रुपए दिया, 10,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, सो 1 लाख रुपया हुआ शेयर कैपिटल। 1 लाख बना 10-10 रुपए के 10,000 भाग में, हर एक भाग को शेयर बोलेंगे। 10,000 भाग है, 10 रुपए का एक भाग है, 10,000 भाग मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो 1 लाख शेयर कैपिटल। 10,000 एक एक करके भाग है, हर एक भाग को शेयर बोलते हैं। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, वो कंपनी का मालिक होता है। ठीक है। सो ये लोग ने कंपनी को शेयर कैपिटल के रूप में पैसा दिया, कंपनी शुरू हो गई, कंपनी ने नफा कमाया। जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक वाले इंटरेस्ट देते हैं, वैसे कंपनी ने 1 लाख रुपए में से 40,000 नफा कमाया। फिर शेयर होल्डर को रिटर्न्स में कुछ देना पड़ेगा, बैंक इंटरेस्ट देता है तो कंपनी भी, शेयर होल्डर जिसने शेयर्स के पैसे दिए कंपनी को, तो कंपनी उनको डिविडेंड देगी रिटर्न्स में। करेक्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी भी सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है, वॉलंटरी एसोसिएशन है, वो मेंबर्स को मदद करते हैं, मतलब गुड्स सस्ते में सप्लाई करेंगे। या बैंक के तौर पर कोऑपरेटिव बैंक जैसे सारस्वत बैंक है तो सस्ते में कर्जा देंगे या कर्जे का ब्याज थोड़ा रेट कम होगा। जिनका उद्देश्य है कॉपरेट करना एक दूसरे को, जिनकी फाइनेंशियल स्थिति डाउन है वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत काम में आता है क्योंकि सस्ते में गुड्स देता है। और क्या बोलते हैं कि क्वालिटी जो है, क्वालिटी से ज्यादा उनको कॉपरेट करता है बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स, सस्ते में गुड्स देना।
ठीक है। मेंबरशिप सोल ट्रेडिंग में मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, एचईएफ में मिनिमम 2 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। लेकिन इसमें मैं और भी कुछ बोलना चाहता हूँ। एचईएफ में जो लोग रहते हैं उनका हेड को कर्ता बोलते हैं, और जो लोग रहते हैं उनको को पार्टनर्स या को पार्टनर्स बोलते हैं। बट एचईएफ का मिनिमम 2 चाहिए। एक अकेला आदमी फैमिली तो बना नहीं सकता, फैमिली के लिए मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। उसके बाद पार्टनरशिप फॉर्म में मिनिमम 2 लोग लगते हैं, मैक्सिमम 100 है, करेक्ट। और कंपनी में यहाँ पे मैं करेक्शन कर दूं, कंपनी में अभी कायदा बदला है। कंपनीज एक्ट 56 में आप लोग देखोगे तो मिनिमम प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 था, मैक्सिमम 50 था। अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मेंबर्स है उनको 200 कर दिया है। पब्लिक में मिनिमम, पब्लिक लिमिटेड को मिनिमम 7 है, मैक्सिमम 8 अनलिमिटेड है। रिलायंस में करीबन 30 से 32 लाख शेयर होल्डर्स है। सो बोलने का तात्पर्य मिनिमम नंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में मेंबर्स होंगे, प्राइवेट में 2, प्राइवेट में मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7, पब्लिक लिमिटेड में बोल रहा हूँ, और पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम अनलिमिटेड है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 लोग हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। सो ये मेंबरशिप हो गया। उसके बाद हम आते हैं लेजिस्लेशन। सोल ट्रेडर के लिए कोई भी लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, कोई भी कायदा नहीं है, सोल ट्रेडिंग एक्ट एज सच नहीं है। बट एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उन पे जो कायदा लागू होता है उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बोलेंगे। 31 सेक्शंस है, एक शेड्यूल है इस कायदे में। यदि फादर की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी को कैसे बांटना है वो कहा जाता है। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में आते हैं। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसको भी गवर्नमेंट नया एक्ट लेकर आएगा क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले का 70-80 साल पुराना एक्ट है। नेक्स्ट, कमिंग टू जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। इसके पहले कंपनीज एक्ट 56 था, 56 को गवर्नमेंट ने बंद करके नया एक्ट लाया, कंपनीज एक्ट 2013। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 कायदे लागू होते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 जो पूरे देश में लागू होता है, और महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 लागू होता है। उसके बाद कैपिटल, सोल ट्रेडिंग का कैपिटल आप लोग कैसे लिखोगे फीचर्स रहा तो, द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर इज प्रोवाइडेड आउट ऑफ हिज सेविंग्स और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और बैंक्स। लेकिन डिस्टिंग्विश रहा तो बोलोगे द कैपिटल ऑफ सोल ट्रेडर इज लेस देन दैट ऑफ एचईएफ, क्योंकि फैमिली का ज्यादा होगा, अकेले आदमी का कम होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी ऐसे ही है कि फीचर रहा तो बोलोगे द कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स आउट ऑफ देयर सेविंग्स और बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और बैंक्स। और डिस्टिंग्विश रहा सोल ट्रेडिंग और एचईएफ का तो बोलोगे द कैपिटल इज मोर देन दैट ऑफ सोल ट्रेडर एचईएफ का। पार्टनरशिप का कैपिटल सोल ट्रेडर से ज्यादा होगा बोलोगे, वरना फीचर रहा तो कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स आउट ऑफ देमसेल्व्स और बाय बोरिंग फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बैंक्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलेंगे। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया है। 1 लाख रुपए से शुरू हुआ है तो 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल हुआ। 1 लाख को छोटे छोटे भाग में बांटा गया है, हर एक भाग को बोलेंगे शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको बोलेंगे शेयर होल्डर। ये जो शेयर होल्डर क्या खरीदता है? शेयर्स। किसके शेयर्स? कंपनी के शेयर्स, ठीक है ना। कंपनी एज अ प्रूफ कि वो शेयर होल्डर क्या देती है? शेयर सर्टिफिकेट देती है। और रिटर्न्स में क्या देती है? डिविडेंड देती है। किसको? शेयर होल्डर को। सो जो आदमी शेयर खरीदता है कंपनी के वो शेयर होल्डर बनता है। कैसे बनता है? उसने कंपनी को शेयर कैपिटल का पैसा दिया है, शेयर कैपिटल से कंपनी बनती है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल डिस्टिंग्विश रहा तो बोलना सबसे ज्यादा रकम कंपनी बटोर सकती है। जैसे पेटीएम ने करीबन 20,000 करोड़ रेस किए थे शेयर बाजार से, ठीक है ना, पब्लिक से। कोऑपरेटिव सोसाइटी का कैपिटल को भी शेयर कैपिटल बोलेंगे, लेकिन फर्क कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में यदि शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया है तो एक शेयर का कीमत 3,000 के आसपास होगा। एक आदमी एक ही शेयर खरीद सकता है। कंपनी में एक शेयर का कीमत 10 रुपए भी हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है। एक आदमी एक शेयर, 10 शेयर, 100, 1000, 10,000 कितने भी शेयर खरीद सकता है। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक आदमी को एक ही शेयर मिलेगा, उसका भी रकम तय रहेगा 2 से 3,000 रुपया, करेक्ट। लीगल स्टेटस, सोल ट्रेडिंग, एचईएफ और फर्म तीनों में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, इसलिए सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता नहीं है।
सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता है, इसका मीनिंग यह है कि सोल ट्रेडर के दुकान पर केस हुआ, मतलब ऑटोमेटिक सोल ट्रेडर पर केस होता है। सेम एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस पर केस हुआ तो ऑटोमेटिक एचयूएफ के मेंबर्स करता और पार्टनरशिप के पार्टनर्स पर केस होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन में पॉइंट नंबर 7 में बताऊंगा। कंपनी में सिंस रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। सेपरेट लीगल स्टेटस का मीनिंग क्या है कि यदि कंपनी पर केस होता है तो कंपनी के जो मालिक है शेयर होल्डर्स, उन पर केस नहीं होता। कंपनी को जो चलाता है डायरेक्टर्स, उन पर केस नहीं होता। ठीक है। सिर्फ किस पर केस होता है? कंपनी पर होता है, क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर कायदे से अलग है। कानून रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को उस नाम से जानता है, और शेयर होल्डर्स भले ही मालिक है तो कंपनी पर केस हुआ मतलब शेयर होल्डर्स पर केस नहीं होता। कंपनी को जो चलाते हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, उन पर केस नहीं होता, अनलेस डायरेक्टर्स ने फ्रॉड किया हो तो। वरना कंपनी जवाब डायरेक्टर्स देंगे ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, बट इंडिविजुअल लेवल पे उन पे केस होता नहीं है। इसको सेपरेट लीगल स्टेटस बोलते हैं। सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो केस हुआ तो भी मेंबर्स पर नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर होगा। क्योंकि कानून, जैसे सारस्वत बैंक है, सारस्वत बैंक और उसके मेंबर्स को अलग मानता है। सो सारस्वत बैंक पे केस हुआ तो मेंबर्स पर केस नहीं होता। फॉर्मेशन सोल ट्रेडिंग का वॉलंटरी है, इजी है। एचयूएफ का मैंने बोला ऑपरेशन ऑफ हिंदुला, जहाँ पे 4 जनरेशन से प्रॉपर्टी पास हो रहा है तो एचयूएफ फॉर्म होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट की वजह से बनता है, सेक्शन 5 है बाय द वे। जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एज कंपेयर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्मेशन इजी है। रजिस्ट्रेशन सोल प्रोप्राइटर का नॉट कंपलसरी, एचयूएफ का कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना, दोनों जगह पे कंपलसरी नहीं है। पार्टनरशिप फर्म का कायदा ये बोलता है कि अप्रैल 1985 से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप फर्म यदि महाराष्ट्र में कोई ऑपरेट करता है तो वहां पे कंपलसरी कर दिया है। विदाउट रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में पार्टनरशिप फर्म नहीं खोला जा सकता। तुमको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर, एक इंग्लिश में एक मराठी में, ये सबमिट करना पड़ेगा टू द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा। लेकिन महाराष्ट्र के बाद बिना रजिस्ट्रेशन के तुम पार्टनरशिप फर्म फॉर्म कर सकते हो। कुछ नुकसान है फॉर्म का बिना रजिस्टर्ड के चालू करने के, वो सेक्शन 69 में अलग से दिया है। फिर आगे रजिस्ट्रेशन जॉइंट स्टॉक कंपनी का कंपलसरी है। हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार रहता है। महाराष्ट्र में 2 रजिस्ट्रार है क्योंकि कंपनीज ज्यादा है। ठीक है ना। सो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी शॉर्ट में बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ आदमी है। वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन देता है, कंपनी को रजिस्ट्रेशन देता है, एक सर्टिफिकेट देता है। टेक्निकल भाषा में उस सर्टिफिकेट को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है। तो जिस दिन वो सर्टिफिकेट देता है उस कंपनी का जन्म होता है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ही है। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उधर भी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है। तो देखा जाए तो जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, इसलिए उनको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है कायदे से। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैनेजमेंट, अब कैसे बोलोगे? द सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इज मैनेज बाय सोल ट्रेडर, ही कैन अपॉइंट सम एम्प्लॉइज। एचयूएफ में मैनेजमेंट कैसा होता है? जो हेड एक करता है वो मैनेज करता है, बाकी लोग मेंबर्स हैं जिनको को पार्टनर्स बोलेंगे, वो लोग मदद करते हैं कर्ता को। पार्टनरशिप फॉर्म में कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी को कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स रहते हैं, जैसे हजारों मेंबर्स होंगे, लेकिन वो लोग 8-10 लोग को कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने के लिए मेंबर्स बनाते हैं मैनेजिंग कमेटी को। मैनेजिंग कमेटी का एक हेड होता है, चेयरमैन। मैनेजिंग कमेटी कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं। उस जॉइंट स्टॉक कंपनी के मालिक शेयर होल्डर्स है, रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स है, लेकिन चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी के हजारों लाखों मेंबर्स हो सकते हैं, बट चलाने वाले संस्था को मैनेजिंग कमेटी बोलते हैं। मैनेजिंग कमेटी को अपॉइंट मेंबर्स करते हैं, यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट शेयर होल्डर्स करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट भी अकेला एंजॉय करेगा, लॉस भी अकेला बेयर करेगा, है ना। उसके बाद एचयूएफ, इट चेंजेस, जो प्रॉफिट और लॉस बर्थ और डेथ से बदलता है। फॉर एग्जांपल,
यदि एक HUF के बिजनेस ने लाख रुपए कमाया, 4 मेंबर्स है, हर एक को 25,000 मिलेगा, लेकिन यदि एक का जन्म होता है तो जो 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 25,000 था, अभी डिवाइड बाय 5 होगा तो 20,000 मिलेगा। सो HUF में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बर्थ और डेथ से बदलता रहता है, क्योंकि HUF में मेंबर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा जन्म से ही मिलता है। पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट के तहत होता है, दो पार्टनर्स जो एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम लोग दो है, 100 रुपए में दो हिस्सा मेरा 67%, एक हिस्सा तेरा 33%, 2:1 या तो इक्वल। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। उसमें उन लोगों ने प्रॉफिट और लॉस कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे आपस में, दो या ज्यादा पार्टनर्स, वो लिखा ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 विल अप्लाई विच इज इक्वली। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे 3 जन है तो 3:2:1 होगा, और कुछ बोला नहीं तो इक्वल माना जाएगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो कंपनी नफा करती है उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर को रिटर्न्स में देती है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट का एक हिस्सा, भले उनका ऑब्जेक्टिव सर्विस है बट प्रॉफिट भी कर सकते हैं। प्रॉफिट का एक हिस्सा मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जो शेयर होल्डर ने 3,000 रुपये डाला है या शेयर कैपिटल उनका 1 लाख है, ज्यादा से ज्यादा उसका 15% मतलब 15,000 ही डिविडेंड दे पाएगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1 लाख रुपए डाल के 60,000 भी कमाया तो भी 15% ऑफ पेडअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल 1 लाख रुपए है तो ज्यादा से ज्यादा 15% उसका 15,000 रुपए के ऊपर डिविडेंड नहीं दे पाएगी। ये लिमिट है या अपर सर्किट है जिसके ऊपर दे नहीं सकती। डिसीजन मेकिंग का सोल ट्रेडिंग और HUF का फास्ट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर निड नॉट कंसल्ट एनीवन, HUF में कर्ता निड नॉट कंसल्ट एनीवन, और सो दे कैन टेक क्विक डिसीजन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इसलिए टाइम लगता है कि पार्टनरशिप फर्म में 5-10 पार्टनर होंगे तो डिस्कशन को टाइम लगेगा। जॉइंट स्टॉक कंपनी में डायरेक्टर्स रहेंगे 8-10 तो उनको टाइम लगेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी जो चलाती है 8-10, अगेन विचारों के मतभेद होंगे, टाइम लगेगा डिस्कशन को, तो इसलिए तीनों जगह स्लो है, बाकी दो जगह फास्ट है। फ्लेक्सिबिलिटी, अभी बहुत सारे शॉप्स ऐसे भी हैं जो अभी अंगूर बेचेंगे, सीजन खत्म हो गया, फिर आम बेचेंगे करीबन फरवरी में, फिर आम का सीजन खत्म होगा, फिर रंग पंचमी आएगा तो रंग पंचमी में रंग बेचेंगे, फिर गणपति में गणेशा के मूर्तियां बेचेंगे, रक्षाबंधन में राखियां बेचेंगे। सो फ्लेक्सिबल है इधर, क्योंकि एक ही आदमी है तो फ्लेक्सिबिलिटी काफी रहता है। सिंस कर्ता भी निड नॉट कंसल्ट एनीवन तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव में डिस्कशन थिंकिंग के लिए टाइम लगता है, तो ये तीनों जगह पे फ्लेक्सिबिलिटी काफी हद तक कम है। ठीक है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, अभी गवर्नमेंट क्या करता है, सोल ट्रेडिंग में एक ही आदमी है तो कितना स्ट्रिक्ट रहेगा, बहुत कम स्ट्रिक्टनेस, रिजिड मतलब लेस स्ट्रिक्ट। HUF में भी 2, 5, 10 फैमिली के मेंबर्स होंगे तो लेस स्ट्रिक्ट। पार्टनरशिप में भी 2, 5, 10, 50 के ऊपर तो नॉर्मली रहता नहीं, मैक्सिमम तो 200 है, लेकिन उतने रहते नहीं है। तो तीनों केस में, पहले 3 केस में गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट कम है, लेस रिजिड या लेस स्ट्रिक्ट। लेकिन कंपनी में रिलायंस के 30-32 लाख शेयर होल्डर है, फ्रॉड हुआ तो लाखों करोड़ों का घाटा हो सकता है कंपनी और शेयर होल्डर्स को, इसलिए कायदे बहुत सख्त है। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी में हजारों लाखों मेंबर्स हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बंद हो गया तो बहुत घाटा हो सकता है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी में। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब पैसा यदि बिजनेस का कम पड़ रहा है, लायबिलिटीज क्रेडिटर सबको देने के लिए, तो बिजनेस के संपत्ति बेचे जाएंगे। वो कम पड़ा तो सोल ट्रेडर को घर का संपत्ति बेचना पड़ेगा, तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है। HUF में कर्ता का अनलिमिटेड है, बाकी को पार्टनर्स का लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इन लोग को 1.5 लाख रुपए देना है और सबने 25-25 हजार डाला हुआ है, कर्ता मिलाकर 4 लोग हैं, तो पहले तो इनका 25-25-25 और कर्ता का 25 जाएगा। ऊपर का जो 50,000 है वो कर्ता को अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि उसको अनलिमिटेड ताकत दिया है, तो वहां पे लायबिलिटी कर्ता का अनलिमिटेड है, को पार्टनर्स का ज्यादा से ज्यादा कैपिटल जाएगा, बाकी का 50,000 में उनको जेब से लाना नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म का लायबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, जो कि सेक्शन 25 में आता है। इसका मीनिंग क्या है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, उनको कर्जा देना है 50,000, 5 लोग हैं, 10-10 हजार सबको कंट्रीब्यूट करना है, बट
ABCDE, ई डूब जाता है, उसके पास कुछ भी बचा नहीं है, ई का 10,000 ABCD को देना पड़ेगा। सो अनलिमिटेड ही नहीं है, 50 का 50 देना ही नहीं है, जॉइंट है और सेवरली, मतलब ई का पैसा जो 10,000 शॉर्ट पड़ रहा है वो बाकी पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स को भर के देना पड़ेगा यदि ई पे नहीं कर पा रहा है। सबकी जवाबदारी बनती है जो भी कर्जा है वो चुकता करना। जॉइंट स्टॉक कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड है। इसका मीनिंग क्या होता है? शेयर 10 रुपए का, तुमने 6 रुपया पे किया, 4 रुपया देना बाकी है, तो कंपनी को घाटा होता है, पर शेयर लॉस हो रहा है 7 रुपया, बट शेयर होल्डर कितना देगा? एक शेयर के पीछे जो 4 रुपए देना बाकी है उतना ही देगा, 7 रुपया नहीं देगा। और यदि शेयर का कीमत 10 रुपया है, फिर भी घाटा 7 रुपये हुआ है, शेयर होल्डर ने पूरा का पूरा 10 रुपया दिया है, अभी कंपनी उससे 7 रुपये मांगी है, वो कितना पे करेगा? 0। क्यों? लिमिटेड लायबिलिटी मतलब एक शेयर का जो कीमत है 10 रुपया, यदि उसने पूरा पे कर दिया शेयर का, तो उसको उसके ऊपर कितना भी कंपनी घाटा करती है वो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? अकाउंट्स हम लोग बनाते हैं या कंपनी के अकाउंटेंट बनाते हैं, बाहर का चार्टर्ड अकाउंटेंट आके चेक करता है अकाउंट्स को और रिपोर्ट करता है मालिक को। लेकिन एक अच्छी बात ऐसी है कि सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट कंपलसरी नहीं है। सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंपलसरी नहीं रखा हुआ है, सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑडिट कंपलसरी है, बाकी 3 के लिए कंपलसरी नहीं है। टैक्सेस। सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ के टैक्सेस लिमिटेड है, मतलब देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए तक इनको टैक्स 0 है। पहले 2.5 लाख मतलब करीबन 20-22 हजार रुपए महीने के जो कमाई होती है सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ को, वहां पे उनको कोई टैक्स भरना नहीं है। 2.5 लाख रुपया पर साल का तक माफ है। बट पार्टनरशिप फर्म और कंपनी को 1 रुपया भी माफ नहीं है। वही 2,50,000 कमाया सोल ट्रेडिंग एचयूएफ ने, तो टैक्स विल बी 0, इनकम टैक्स। बट पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी को 30% भरना पड़ेगा, मतलब 2,50,000 का 30% 75,000 प्लस सरचार्ज रहता है वो भरना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स कंपनी से लो है, मतलब पहले 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक 20%, 20,000 के ऊपर 30%। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टैक्स रेट कंपनी के मुकाबले कम है। सीक्रेसी। सोल ट्रेडिंग और एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म को गवर्नमेंट ने एक अच्छा बेनिफिट ऐसा दिया है कि उनको अकाउंट्स छाप के पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो टोटल बिजनेस सीक्रेसी इज मेंटेन्ड। और जहां तक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सवाल है, तो कंपनी को अकाउंट्स छाप के शेयर बाजार को बताना पड़ता है कितना नफा किया, कितना नुकसान किया, ठीक है ना, कितना टर्नओवर, कितना सेल्स है, तो उनका अकाउंट सीक्रेट रहता नहीं है, तो बिजनेस सीक्रेसी रहता नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी ये सारा इंफॉर्मेशन बताना पड़ता है पब्लिक को, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस सीक्रेसी नहीं रहता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव। पहले 4 संस्था सोल ट्रेडर, एचयूएफ, फर्म और कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट है, और कोऑपरेटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस है। ये सबसे बड़ा फर्क है चारों में। हालांकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्शन 8 प्रकार के कुछ एकदम बोलते ना, इंडिया में 12 लाख कंपनीज है, कुछ गिने चुने 50-100 कंपनीज ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उनका ऑब्जेक्टिव सर्विस रहता है, लेकिन 99.99% कंपनीज का ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। सो पहले 4 प्रॉफिट और कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विस। ऑपरेटिंग कॉस्ट, सोल ट्रेडिंग, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के लोग लिमिटेड है तो कैपिटल लिमिटेड है तो साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होगा। लेकिन कंपनी का कैपिटल बहुत ज्यादा है, शेयर कैपिटल, जैसे पेटीएम ने 20,000 करोड़ रेस किए तो सोचो कितना डे टू डे होगा। रिलायंस का साल का टर्नओवर है 6 लाख करोड़, मतलब हर रोज करीबन 2,000 करोड़ का वो लोग सेल करते हैं, तो खर्चा कम से कम 1,000-1,200 करोड़ तो होगा दिन का। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी का बहुत ज्यादा रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड एक आदमी डाल सकता है 2,000-3,000, जबकि कंपनी में तुम 20,000 डालो, 2 लाख डालो, 2 करोड़ डालो, तुम्हारे पर है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑपरेटिंग कॉस्ट लो रहता है क्योंकि कैपिटल लिमिटेड ही जमा होता है। डिवीजन ऑफ वर्क। काम का बंटवारा सोल ट्रेडर में पॉसिबल नहीं, उसको अकेले ही वस्तु खरीदना है, बेचना है, अकाउंट्स मेंटेन करना है। जबकि एचयूएफ में डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है, क्योंकि जो मेंबर्स है, एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक प्रोडक्शन देखेगा, एक अकाउंट संभालेगा। सो एचयूएफ में डिवीजन ऑफ वर्क पॉसिबल है, पार्टनरशिप में पॉसिबल है, कंपनी में अच्छा पार्टनरशिप में पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, एक खरीदेगा, एक बेचेगा, एक अकाउंट्स मेंटेन करेगा, सेम कंपनी के डायरेक्टर्स, सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी, तो डिवीजन ऑफ वर्क अच्छे तरीके से पॉसिबल होता है। उसके बाद पब्लिक कॉन्फिडेंस।
सोल ट्रेडर का एचयूएफ, पब्लिक का सोल ट्रेडिंग एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म पे पब्लिक कॉन्फिडेंस कम रहेगा, क्योंकि जैसे किराना शॉप रहेगा उससे ज्यादा लोग ब्रांडेड अमेजन फ्लिपकार्ट पे भरोसा ज्यादा करते हैं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी पे पब्लिक कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सिंस कैपिटल लिमिटेड है, सिंस पैसा लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, गुड सस्ते वाले बेचते हैं क्योंकि मेंबर्स को कोऑपरेट कर सके, तो इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी का पब्लिक कॉन्फिडेंस कम रहता है। उसके बाद कंटिन्यूटी, सोल ट्रेडर के डेथ की वजह से बिजनेस बंद हो सकता है, डॉक्टर बीमार है आज नहीं पहुंचा तो प्रैक्टिस बंद रहेगा, तो सोल ट्रेडर का डेथ या डूब गया उससे धंधा बंद हो जाएगा। एचयूएफ का 5 मेंबर्स है, एक की डेथ हो जाती है तो बाकी 4 संभाल लेंगे। सो डेथ, इंसॉल्वेंसी और लूनासी, लूनासी मतलब पागलपना, पूरा पागलपने को इडियट बोलते हैं, लेकिन टेम्पररी पागलपन आया फिर ठीक हो गया, ठीक है ना, उसको लूनासी बोलते हैं। तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता, बाकी मेंबर संभालेंगे। पार्टनरशिप फर्म में भी बाकी पार्टनर संभाल लेते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में एक बहुत बढ़िया किस्सा है, केस है, 7 लोग एरोप्लेन में जा रहे थे और सातों के सातों लोग मर गए एयर क्रैश में, लेकिन शेयर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, जैसे हस्बैंड की डेथ हो गई तो शेयर्स वाइफ के नाम हो जाते हैं, तो एज लॉन्ग एज कंपनी प्रॉफिट में तो चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। उसी प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेयर होल्डर के डेथ से कंपनी बंद नहीं होती, कि एज लॉन्ग एज कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट कर रहा है तो वो चालू रहेगा, भले ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव सर्विस है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो प्रॉफिट ना करे। स्टेबिलिटी, सोल ट्रेडर लेस स्टेबल है, क्योंकि उसकी डेथ हो गई या बीमार है तो हो सकता है वो उस दिन वो काम पे ना जाए। एचयूएफ ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक मेंबर यदि बीमार है तो बाकी लोग संभाल लेंगे, करेक्ट। पार्टनरशिप फर्म ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि एक पार्टनर यदि नहीं आ पा रहा है तो बाकी संभाल लेंगे। जॉनसन कंपनी ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि डायरेक्टर्स 8-10 रहते हैं, एक भी डायरेक्टर नहीं आया तो भी काम रुकता नहीं है। सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैनेजिंग कमेटी में 8-10-12 लोग रहते हैं, तो एक दो नहीं आया तो भी वो तो चालू रहता है। डायरेक्ट मोटिवेशन सोल ट्रेडिंग में रहता है, क्योंकि वो मेहनत करेगा जितना, पूरा का पूरा रिवॉर्ड्स और नफा उसको मिलना है। एचयूएफ पार्टनरशिप ज्वाइंट स्टॉक कोऑपरेटिव में ऐसा नहीं है, एचयूएफ में एक आदमी मेहनत करेगा तो प्रॉफिट बाकी को पार्टनर्स का शेयर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म में सेम एक पार्टनर मेहनत करेगा, लेकिन जो नफा वो कमाएगा वो बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। कंपनी में डायरेक्टर्स को पगार मिलता है, प्रॉफिट का हिस्सा बहुत कम। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी यही प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट मोटिवेशन सिर्फ सोल ट्रेडर को रहेगा, क्योंकि एफर्ट्स और रिवॉर्ड साथ साथ चलता है, ज्यादा मेहनत किया तो ज्यादा रिवॉर्ड। एचएफ में एक मेंबर ने मेहनत ज्यादा किया, नफा भी किया, लेकिन वो नफा बांटना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं रहता है। अब वो वाली बात है, सोचो कि आपके पास एक केक आया, आप अकेले खाओगे तो कितना मजा आएगा, वही सोल ट्रेडर मेहनत करेगा तो पूरा नफा उसका। बट एचयूएफ में जो जो प्रॉफिट हुआ है वो बाकी मेंबर्स के साथ बांटना पड़ेगा, इसलिए अकेले आदमी का मोटिवेशन एक्स्ट्रा काम करने का कम रहता है या नहीं रहता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ज्यादा प्रोडक्शन करने की वजह से कॉस्ट कम होता है, उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। सोल ट्रेडर में सिंस कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, एचईएफ में कैपिटल लिमिटेड है, गिने चुने लोग है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल लिमिटेड है, साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, तो इसका पॉसिबल नहीं होता। अब वो वाली बात है, तुम किराना शॉप से एक थम्स अप खरीदोगे, 20 रुपए का, कुछ 200 ml का आता है तो वो 20 रुपए लगाएगा, लेकिन तुमने बोला कि भाई हमको 10 थम्स अप दो, तो 200 रुपए का बोलेगा चल तेरे लिए मैं 10 रुपए कम कर देता हूँ, क्योंकि एक साथ जब प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो कॉस्ट पर यूनिट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसमें बोलते ना, तुमको सस्ते में वो देगा, क्योंकि उसका भी टर्नओवर एक साथ हो रहा है। तो सिंस सोल ट्रेडिंग एच पार्टनरशिप का बिजनेस छोटा है तो टर्नओवर धीरे धीरे होता है, आउटपुट धीरे धीरे, तो उनका कॉस्ट पर यूनिट सस्ते में नहीं मिलता। वही जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव को ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग से कॉस्ट पर यूनिट सस्ता पड़ता है। रिस्क, सोल ट्रेडिंग एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल लिमिटेड है, मतलब साइज ऑफ बिजनेस लिमिटेड है, देयरफॉर रिस्क लो है। लेकिन कंपनी का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, करोड़ों अरबों रुपए का, तो कैपिटल ज्यादा तो रिस्क ज्यादा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर कैपिटल लिमिटेड है तो रिस्क लिमिटेड है, लो है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोलते हैं। पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स, सोल प्रोप्राइटर का पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर रहता है, ठीक है ना, एचईएफ का रहता है, पार्टनरशिप फर्म का रहता है। ये लोग भाई लोग मिलकर हो सकता है किराना शॉप चलाए, कस्टमर आएंगे, दे नो देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ कस्टमर, वो लोग आफ्टर सेल सर्विस देंगे, पर्सनल फैसिलिटी देंगे, होम डिलीवरी देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस। तो पर्सनल कांटेक्ट विद कस्टमर्स पहले दिन में होता है।
कंपनी में हजारों लाखों शेयर होल्डर्स, कस्टमर से पर्सनल कांटेक्ट नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी नहीं होगा। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोल प्रोप्राइटर जब कुछ काम करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। एचईएफ में इट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर यंग मेंबर्स, यंग मेंबर्स को एक प्रकार का ऐसे सोचो ना, काम मिलता है, बेरोजगारी कम होता है, उन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, आउटपुट बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है, गुड्स बनता है। तो ऐसा सोसाइटी को अलग अलग प्रकार से, वही पार्टनरशिप फॉर्म अलग अलग, एक इंजीनियर होगा, एक एमबीए होगा मार्केटिंग, एक सीए होगा अकाउंट्स के लिए, ऐसे अलग अलग स्किल वाले लोग साथ में आते हैं तो बिजनेस का सक्सेस का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। कई बार इंजीनियरिंग कंपनी जैसे एप्पल में जो इंजीनियर था, वॉज उसका नाम था, स्टीव वॉजनियाक, लेकिन स्टीव जॉब्स जो है वो मार्केटिंग जीनियस था, अलग अलग स्किल, एप्पल इसके जैसे आगे आ गया। इंजीनियर ने डिजाइन अच्छा किया, मार्केटिंग वाले ने अच्छा बेचा, तो अलग अलग स्किल वाले लोग साथ में आते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। आप लोग के रिलायंस में कम से कम 1,20,000 लोग काम करते हैं, ठीक है ना। सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एम्प्लॉयमेंट करता है, गुड्स अच्छे दाम में बेचता है, नफा कमाता है, गवर्नमेंट को टैक्स भरता है, सप्लायर को कीमत चुकाता है, कस्टमर को क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस बेचता है। सो बहुत सारे एडवांटेजेस सोसाइटी के लिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स को गुड्स सस्ते में प्रोवाइड करता है, फार्मर्स को अच्छी कीमत देते हैं, वस्तु का दाम मार्केट प्राइस से कम रहता है। वोटिंग राइट, सोल ट्रेडर अकेला फैसला लेने वाला है तो 100% वोटिंग राइट। अभी एचयूएफ में हिंदू सक्सेशन एक्ट ने कर्ता को अनलिमिटेड ताकत दिया है, वो फैसला बिना को पार्टनर को पूछे दे सकता है, इसलिए को पार्टनर जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको वोटिंग राइट्स रहता नहीं। पार्टनरशिप फर्म में हर एक पार्टनर को इक्वल वोटिंग राइट है, मतलब 5 पार्टनर है, छठवें को नया पार्टनर लाना है तो जब तक पांचों एग्री नहीं करते तब तक छठवा नहीं आ सकता। जॉइंट स्टॉक कंपनी में 1 शेयर 1 वोट, तुम्हारे पास 100 शेयर है तो तुमको 100 वोट मिलेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 1 पर्सन 1 वोट, मतलब एक आदमी को एक ही वोट करने को मिलेगा, जबकि कंपनी को तुम्हारे पास 500 शेयर है तो तुम 500 वोट कर पाओगे। और एग्जांपल, सोल प्रोप्राइटर मिस्टर पटेल, जो कि ओनर ऑफ पटेल ग्रोसरी स्टोर। HUF, a family of 4 members doing business together. पार्टनरशिप फर्म, अक्षय कुमार एंड एसोसिएट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये इसका कंपनी का एग्जांपल। और कोऑपरेटिव में सारस्वत बैंक जो कि काफी फेमस है, ये इसका एग्जांपल। इस प्रकार से सोल ट्रेडिंग, HUF, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव के 30 पॉइंट्स मैंने पूरे तरीके से बता दिए। अभी 3 इडियट्स का स्टोरी शुरू करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ये 30 पॉइंट्स लर्न करने के लिए मैं एक स्टोरी बताऊंगा जिससे आपको 30 के 30 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। 3 इडियट्स मूवी का स्टोरी है, तो स्टोरी शुरू करते हैं। ये फीचर्स के आपके सामने टोटल 30 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इस 29 और 1A 1B है, तो इसको लर्न करने के लिए मैंने एक 3 इडियट स्टोरी बनाया है जिससे आपको 30 के 30 पॉइंट्स पूरे तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो अभी स्टोरी शुरू करते हैं। ये फीचर्स हुआ, ये फीचर्स में मैंने जो 3 इडियट्स का स्टोरी बनाया वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मेंबरशिप, लेजिस्लेशन और कैपिटल। अभी 3 इडियट्स का याद रखो, कोई भी डिस्टिंग्विश रहेगा तो पहला मीनिंग, डेफिनेशन और आखिरी पॉइंट एग्जाम्पल के तौर पर रहता है। इफ यू रिमेंबर 3 इडियट्स में जो पहला सीन है वो एक एरोप्लेन का सीन है, वो एरोप्लेन एंटर करता है। सो पॉइंट नंबर, इफ यू चेक आउट 1 और जो 1A और 1B क्या है, मीनिंग और डेफिनेशन। नाउ इफ यू चेक अप पॉइंट नंबर 2, मेंबरशिप। अब इसको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। ये 3 इडियट्स का फर्स्ट सीन है जिसमें एरोप्लेन का सीन दिखाया है। एरोप्लेन में काफी सारे लोग हैं, ऐसा सोचो, उन लोग को मेंबरशिप सोचो। फिर याद होगा फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करता है, देखा जाए तो कायदा तोड़ता है ना, इलीगल, वो कायदा तोड़ता है, लेजिस्लेशन मतलब कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाने को लगाता है। और ऐसा एज्यूम करो कि प्लेन लैंड हो रहा है, ये फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का बहाना करके प्लेन लैंड करने को लगाता है, और प्लेन कहाँ पे लैंड होता है, कैपिटल में, ऐसा सोचो। कैपिटल मतलब दिल्ली में लैंड होता है। सो पॉइंट नंबर 1, एरोप्लेन हवे में है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, उसको मेंबरशिप बोलेंगे लोगों को, जो यहाँ पे फोटो में मैंने बताया है। फिर फरहान कुरैशी हार्ट अटैक का झूठा बहाना करके कायदे तोड़ के प्लेन को लैंड करवाता है, प्लेन लैंड होता है कैपिटल में दिल्ली, कायदा तोड़ता है तो लेजिस्लेशन।
उसके बाद प्लेन धरती में आ गया। अब वापस टेरेस में जाओ, चतुर का सीन याद होगा तो, याद है ना, चतुर और ये लोग दोनों रहते हैं, फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी। वो अपना स्टेटस सबको दिखाता है, कौन, फरहान कुरैशी, और बोलता है मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास मोबाइल है और ऐसे फरारी है, ऐसे सब बताता है। सो मोबाइल में ऐसा सोचो, देखो उसका फॉर्मेशन फॉर्म हो रहा है मोबाइल में, फरारी और उसका बंगला, ये जो बताता है। और फिर वो दीवार में लिखता है 5 सितंबर, ऐसा सोचो दीवार में रजिस्ट्रेशन करता है 5 सितंबर का, ये तुम्हारे सामने दीवार का आ गया। सो पॉइंट नंबर 1 क्या था, मीनिंग और डेफिनेशन 1A 1B बोला है, 1 और 2 भी हो सकता है वो। उसके बाद स्टोरी कहाँ शुरू होता है, प्लेन हवे में है, अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो क्या बोलेंगे, मेंबरशिप। उसके बाद क्या होता है, फरहान कुरैशी कायदा तोड़ के प्लेन को लैंड करवाने को लगाता है, कहाँ पे, दिल्ली में, जो कि कैपिटल है। अब धरती पे आने के बाद वापस बिल्डिंग के टेरेस में आ जाओ। अभी चतुर का सीन है, चतुर अपना स्टेटस लोगों को दिखाता है, मोबाइल में उसका फरारी और बंगला फॉर्म होता है विच इज फॉर्मेशन, दीवार में 5 सितंबर लिखता है, रजिस्ट्रेशन। इफ यू चेकआउट, उसके बाद जैसे मूवी आगे बढ़ता है, रैंचो जो है, ठीक है ना, उसकी एंट्री होती है, जो रैगिंग जब चलते रहता है, तो ऐसा सोचो कि वो आता है और रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, ठीक है, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। तो एक को, इफ यू रिमेम्बर, शॉक लग जाता है तो उसका लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस जो है, ठीक है ना, उसको एक को शॉक लगता है तो लॉस हो जाता है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, प्लेन हवे में है, मेंबरशिप, उसमें लोग हैं। जो फरहान कुरैशी लेजिस्लेशन कायदा तोड़ के कहाँ पे लैंड करवाता है, कैपिटल बिल्डिंग के टेरेस में। चतुर क्या करता है, अपना स्टेटस दिखाता है, मोबाइल में क्या होता है, फॉर्मेशन, दीवार में क्या लिखता है, 5 सितंबर विच इज रजिस्ट्रेशन। फिर ये आता है रैंचो, रैगिंग का मैनेजमेंट करता है, एक को लॉस हो जाता है। फिर याद है वो जो सीन जिसमें राजू की माँ बोलती है कि महंगा हो गया, 10 रुपए की भेंडी और 12 रुपए की गोभी। सो भेंडी ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गो गवर्नमेंट रेगुलेशन। ऐसा सोचो, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। तुमको याद होगा तो कम्मो की शादी में मारुति 800 मांग रहे, विच इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी है ना, 10 रुपए की भेंडी ड डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गो गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांगते, लाइबिलिटी। फिर खुजली वाली रोटी याद है, खुजली वाली रोटी, ट ऑडिट और टैक्सेस। सो इसमें देखो ये रोटी बनाती रहती है और खुजली वाली। सो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं वापस से आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट पॉइंट में आऊंगा, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर, जो वापस से रिवाइज करते हैं, प्लेन कहाँ रहता है, हवे में, वहां पे लोग होते हैं, मेंबरशिप। फिर वो कायदा तोड़कर लेजिस्लेशन कहाँ पे लैंड करवाता है, कैपिटल। फिर टेरेस का सीन, टेरेस में क्या होता है, वो अपना क्या दिखाता है, स्टेटस। मोबाइल में क्या होता है, फॉर्मेशन। दीवार में क्या लिखता है, रजिस्ट्रेशन। रैंचो की एंट्री, वो क्या करता है, रैगिंग का मैनेजमेंट। फिर एक को शॉक बढ़ जाता है, लॉस, 10 रुपए की भेंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मो की शादी में मारुति 800 मांग रहे, लाइबिलिटी, ठीक है ना, खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। फिर वो लोग भूखे घर के बाहर निकलते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कन्फ्लिक्ट, याद है कन्फ्लिक्ट। उसके बाद वो लोग सीक्रेटली एक शादी में एंटर करते हैं, सीक्रेटली। और क्यों, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है, सबको भूख लगती है, ठीक है ना, सबको भूख लगी हुई रहती है, तो ऑब्जेक्टिव खाना, देखो कैसा खाना खाते हैं, प्लेट भर भर के खाना खाते हैं लोग, तुमने देखा होगा, पूरा प्लेट भर देते हैं। उसके बाद उसके जूते में $300 शूज, पुदीने की चटनी गिर जाती तो उसका कॉस्ट हो जाता है। ठीक है। सो ये वापस से थोड़ा सा हैंग हो रहा है, बट डजेंट मैटर, हम आगे बढ़ाएंगे स्टोरी को। सो अभी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी आगे बढ़ता है। अभी चतुर का स्पीच याद होगा तो, वो स्पीच लिखता कौन है, दुबे जी, बोलता कौन है, चतुर। तो डिवाइड ऑफ वर्क हो गया ना। सो ये देखो, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया।
सो डिवीजन ऑफ वर्क, दुबे जी स्पीच लिखते हैं, चतुर भाषण देता है, किसके सामने देता है? लगातार पब्लिक के सामने देता है, और कंटिन्यूसली देता है, पब्लिक के सामने देता है और कंटिन्यूसली देता है, और बोलता है ना अपने आप को इस काबिल बनाया है, याद है? स्टेबिलिटी, ठीक है। पब्लिक उसका स्पीच सुन के मोटिवेटेड हो जाती है, लेकिन प्रिंसिपल नाराज हो जाता है और उसको, ऐसा सोचो लात नहीं स्केल से मारता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। और फिर लास्ट के 4 पॉइंट जिसमें रैंचो की मुलाकात होती है, ठीक है ना, याद होगा तो। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। याद है राजू रस्तोगी पीयू को भगा के लेके जाता है, उसमें रिस्क रहता है। और फिर पर्सनल कांटेक्ट आखिर के सीन में इसके साथ रैंचो के साथ इन लोग का कांटेक्ट होता है। ये मूवी किसके लिए बनी है? सोसाइटी के लिए बनी है, और इसमें वोटिंग किया है कि मूवी ऑफ द बेस्ट। तो भी क्विकली एक और बार पॉइंट्स रिवाइज करें, ठीक है। पॉइंट्स क्या क्या है एक बार रिवाइज करो सारे के सारे, ये पॉइंट्स इधर आ गए, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है? मीनिंग और डेफिनेशन। उसके बाद टेरेस, एरोप्लेन के अंदर लोग क्या है? मेंबरशिप, कायदे तोड़ता है, लेजिस्लेशन। प्लेन कहाँ लैंड होता है? कैपिटल में। फिर टेरेस का सीन रहा, चतुर क्या करता है? स्टेटस दिखाता है। मोबाइल में क्या है? फॉर्मेशन। दीवार में क्या है? रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या है? रैगिंग का मैनेजमेंट करता है। उसके बाद एक को लॉस हो जाता है, प्रॉफिट और लॉस। फिर 10 रुपए की भिंडी डिसीजन मेकिंग, 12 रुपए की गोभी गवर्नमेंट रेगुलेशन, 11 रुपए की फ्लेक्सिबिलिटी। कम्मों की शादी में मारुति 800 मांग रहे लायबिलिटी। खुजली वाली रोटी, ऑडिट और टैक्सेस। बाहर झगड़ा करते रहते, भूख लगी रहती है, कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा। फिर ये लोग सीक्रेटली शादी में एंटर करते हैं क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव खाना रहता है। एक के जूते में वो पुदीने की चटनी डाल देता है, माई $300 शूज उसका कॉस्ट लग जाता है। फिर अभी भाषण चतुर का, दुबे जी भाषण लिखते हैं, चतुर भाषण बोलता है, डिवीजन ऑफ वर्क, पब्लिक के सामने बोलता है, कंटिन्यूसली बोलता है, अपने आप को इस काबिल बनाया है, स्टेबिलिटी, पब्लिक सुन के मोटिवेट हो जाती है, विच इज द डायरेक्ट मोटिवेशन। उसके बाद में प्रिंसिपल, ऐसा सोचो लात से नहीं स्केल से मारता है। फिर लास्ट का जो सीन है उसमें राजू रस्तोगी पीयू को भगा के लेके आता है, उसमें रिस्क रहता है। इनका रैंचो से पर्सनल कांटेक्ट होता है लास्ट सीन में। और ये मूवी सोसाइटी के लिए बनी है, और इसमें वो पब्लिक ने वोट किया, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ ऑल टाइम। सो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो में यदि ऐसे क्वेश्चंस और इसके अलग अलग वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, और 11th SPOC में इको अकाउंट्स में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, जहाँ पे आपके सारे रिक्वायर्ड वीडियोस पूरे हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।